अगर मैं गाली देता हूँ, चाहे कुछ भी लोग कहते हैं मैं बुरा हूँ, लेकिन चाहने वालों की तादाद ज्यादा है कि मुखालिफों की ज्यादा है? अरे मुखालिफ वही हैं जिनके खिलाफ बोलता हूँ और उनकी तादाद कम है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक अब सलाखों के पीछे हैं। उन पर पीएसए लगाया गया है। आपको दबंग एमएलए क्यों कहते हैं? छोड़ूंगा नहीं आपको भी। दबनास का महराज उठाएगा तो दिखला। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक ऑफिसर को, एक मुलाजम को बचाने के लिए 10 एडमिनिस्ट्रेटर खड़े होते हैं, लेकिन वो जाहिल लोग हैं। मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ लाखों लोगों की बेहतरी का। एक डॉक्टर जो इतना समझदार है, जिसने हर दिन मौत देखी है, मौत का तमाशा देखा है, क्या उस डॉक्टर को इस बात का एहसास नहीं है कि मेरी भी मौत होना तय है, चाहे मैं डॉक्टर हूं? जैसे आप अभी माफिया की बात कर रहे थे, किस माफिया के अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं? जो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता है, जो दूसरे के दर्द को और बढ़ाना चाहता है, माफिया है। क्या सच में मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस बेईमान होते हैं? मुझे लगता है पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, और इस काम को ना कोई ज़हीन आदमी करना चाहता है और ना कोई कमजोर आदमी करना चाहता है। आने वाले सालों में आपका रोड मैप क्या रहेगा जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, बस अपनी जिम्मेदारी निभाओ। पेरेंट्स का अभी तक साथ नहीं है। क्या कहते हैं? लड़ो मत। पॉलिटिशियंस पैसा कैसे कमा पा रहे हैं? किसी को अंदर करवा लिया, कमा लिया, किसी की जगह को डोजर लगा लिया, कमा लिया। ये अलग अलग जवाब करप्शन है। हाँ, नहीं। हेलो, हाय, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ उमर निसार और आप अभी देख रहे हैं HK Hyundai प्रेजेंट्स मच क्रैकेट्स पॉडकास्ट। अगर हम आज की बात करेंगे ना, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि ये एक खुशी की बात है जब कश्मीर के यंगस्टर्स, नौजवान मैं कह सकता हूं, कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेजरली क्या होता है हमारी सियासत में यहाँ पे, कि कोई ऐसा बंदा होता है जिसको अपने ऑफिस से कहा जाता है कि जनाब अब आप रिटायर हो गए, अब आप बैठ जाइए घर में। और मुझे ये लगता है कि फिर हम उन्हीं को माला पहनाते हैं, उन्हीं को हम दस्तारबंदी करते हैं। लेकिन आज की जो हमारे गेस्ट है, ये फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं फ्रॉम हिज डे वन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जब यहाँ कोई रिटायर होता है फिर हम उसी को माला पहनाते हैं? पॉलिटिक्स को किसी ने अपना मकसद जब माना ही नहीं, जब उस तर्ज की एजुकेशन ना हो, माँ बाप की सोच ना हो, माशरे के अंदर इस तरफ नजर ना जाए और इसका इंटरेस्ट ना हो, राइट। एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। इसका इंस्टीट्यूशन जब देश के अंदर हो ही ना, तो रिटायरमेंट के बाद ही यकीनन वही बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग, शौकीन लोग, मालदार लोग, राइट। जैसे गोल्फ का एक वो मैच रहता है, बस वो बड़े अमीरों का शौक रहता है, लेकिन खेलने में एक आम आदमी भी अच्छा खेल सकता है, लेकिन उसे लगता है कि हमारा खेल नहीं है। बहरहाल उसके लिए जगह भी चाहिए, बट इसके लिए भी इसमें दिमाग में जगह चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। एग्जैक्टली। इसके लिए फील्ड आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ऐसा कोई इदारा अभी अपने देश के अंदर नहीं है। तो बस जो उस फील्ड से होते हुए बस देखता है कि मजे कहाँ हैं, लाइफ एंजॉय कहाँ करनी है और दुनिया के अंदर क्या करना है, तो उसे लगता है कि बड़ा आदमी बनना है, एक पॉलिटिशियन जो है, एक अच्छी पोस्ट है, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। जब कोई काम धंधा नहीं रहता है, रिटायर हो जाता है, गवर्नमेंट सर्विस से खत्म हो जाता है, तो फिर इस शौक को पूरा करता है जहां नाम कमाया जा सके, बस पैसे के दम पर जो है राजनीति की जाए। राइट। कितना जरूरी है कि हम अपने यंगस्टर्स को पुश करें पॉलिटिक्स में? देखिए, ये एक प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। इंसान के अंदर अगर इंसानियत का इंटरेस्ट होगा तो आप वो उसको पुश करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद निखर कर सामने आ जाता है। जैसे दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, कोई किसी को पुश नहीं कर रहा है, बस इंटरेस्ट है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। बस थोड़ा सा, अगर किसी के पास थोड़ा है उसे बूस्ट करना है, एग्जैक्टली, उसको थोड़ा पुश करना है, बट जिनको हो। वरना अगर लोग जो अलग अलग किस्म के मैंने देखे हैं, यहाँ तो लोग आए हैं जी रहे हैं मरने के लिए, मर कौन रहा है जीने के लिए? आप इस बात को समझ सकते हैं ना? क्या बात। मतलब पता है दुनिया से चले जाना है, बस लगे हैं धन कमाने में, पैसा कमाने, आखिर मर ही तो जाना है। लेकिन मर कर जो जिएगा
मतलब दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को इस तरीके से डालेगा ताकि आने वाली नस्लों को कुछ देगा। तो उसे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मरना है जीने के लिए, राइट, मरना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें बहुत कम लोग हैं और जो हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको कोई बूस्ट करने वाला नहीं, और मुझे भी कोई बूस्ट करने वाला नहीं था, लेकिन मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ, राइट, मैं मुश्किलों से लड़ा, सहारा देने वाला कोई नहीं था। बट अब अगर मैं इस बात का इंतजार करता कि यार कोई आएगा मुझे भरोसा देगा, हिम्मत देगा तो मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं था। नहीं है। देखिए किसी को तो हिम्मत करनी पड़ती है, हाँ कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है सहारे की, तो उसके लिए अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक सपोर्टिव रोल तो हम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है जो यंगस्टर है या जो भी लोग हैं पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं या इसमें आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम। राइट, आपको कब लगा कि मुझे सियासत ही करना है? देखिए जब जुल्म की इंतहा हो जाती हो, गरीब की मजलूम की आवाज को कुचला जाए, पढ़ा लिखा आदमी जाहिल हो जाए, मतलब आप देखिए हैवान बन जाए, एक मजलूम को लूटने के लिए पूरी ताकत लगा ले, पूरी एजुकेशन लगा ले, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा ले, पूरा कानून लगा ले, झोंक दे, और गरीब को से उसकी जेब से उसका निवाला या उसके मुंह से उसका निवाला छेदने के लिए एक बड़ा आदमी। तो यकीनन पढ़ा लिखा जब देखा जालिम हो गया है और मजलूम बेबसी के आलम में सहारा मांग रहा है और उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, तो यकीनन सारी चीजें छोड़ के जालिम के खिलाफ खड़ा होने की ख्वाहिश हो गई। और जब कोई इस काम को नहीं करना चाहता था तो हमने एक शौक रखा कि हम देखेंगे, वैसे भी दुनिया के अंदर जो आया है ऐसे भी बेमौत भी लोग मारे जाते हैं, हादसात में, हमारे सड़क हादसात में लोग मरते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से, आज तो जवान भी हार्ट अटैक से मर ही रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर अगर कोई आया उसको तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अगर दुनिया के अंदर आप आए हैं तो यहाँ पर ऐसी जिंदगी ना गुजारिए कि आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा, आप मर जाएंगे। आपको यकीन होना चाहिए कि मौत हमारे सर पर है और आपको दुनिया में एक बार मौका मिला है तो इसको गंवाना नहीं है। आप देखिए जैसे मैं लड़ रहा हूँ, मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसे नहीं, जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे, है ना। तो वैसे भी जो लड़ाई नहीं करते हैं, जो किसी काम में अपना योगदान नहीं देते हैं, हजारों लाशें रोज निकलती हैं, हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं। राइट, तो यकीनन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जिंदगी है उस जिंदगी का अहमियत रहे, यहाँ एक मकसद हो। तो और मुझे लगता है पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। और इस काम को ना कोई ज़हीन आदमी करना चाहता है और ना कोई कमजोर आदमी करना चाहता है, बस सबके दिलों में इसका खौफ है। जब आप ईमानदारी से खड़े हो जाओगे, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसका सहारा तो अच्छे लोगों के साथ है और ईमानदारी के साथ है, और वादा किया है, मेरा ये मानना है, मेरा ये ईमान है, जब आप इंसानियत के लिए बेलोस होकर आवाम की खिदमत के लिए खड़े हो जाएंगे तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जिसने इस दुनिया को बनाया है काफी है, वो दिलों को जानता है, और दिलों के अंदर अगर आपके लिए, लोगों के लिए हमदर्दी है तो यकीनन आवाम के दिलों पे राज करवाने के लिए एक इंसान नहीं होता है, बस ऊपर से ये चीजें हो जाती है। वरना एक आम आदमी गांव से उठकर चला आए, आज इस ऐवान में आए, पहली बार असेंबली का सेशन हो, पहला साल हो और इतना नाम हो, और फिर लोग उस उम्मीद से देखें। मुझे कुछ लोग मिले थे पिछले दिनों यहाँ कश्मीर के अंदर, एक लेडी आई, तो जब वो आई तो उसने कहा हेलो हाय मैं आपकी फैन हूँ, ये वो करके, जस्ट नॉर्मल है जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। यकीन नहीं आप करेंगे, खुदा गवाह है मुझे, उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले, बेसाख्ता। क्या बात। और मुझे भी इतना नहीं था कि, अब मैं उसको पूछ ही रहा था आप रो क्यों रहे हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, है ना। तो लोगों के अंदर जो उम्मीद है, ऊपर वाला इसको बनाए रखे और मुझे वो ताकत दे, जिस ताकत के बल पर मैं आवाम के साथ इंसाफ करूं जी, तो ये चीजें ना और हिम्मत देती हैं जब लोगों को भरोसा होता है। और इतने कम समय में जहां पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ तक पहुंचने, उनके पीछे एक वजह है, जहां तक मैंने एक एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे इतना जल्दी जो है इसको जो है ये वो नहीं, 15 साल लगे इस काम, यहाँ इस इमेज को बनाने के लिए या लोगों तक ये बात पहुंचाने में कि सियासत के अंदर ईमानदार भी होते हैं। हमने 15 साल लगाए इसमें, और इक्तदार में हमारा 5वां साल है, पावर में जिसे आप कह सकते हैं, पावर में हम 5 साल से हैं। राइट। तो पावर में रहकर ईमानदार होना ये बहुत बड़ी बात है, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था, है ना। तो लोगों का भरोसा इस पे बनाए रखना, वरना सियासत आप देखेंगे कई साल, सैकड़ों साल पीछे जाएंगे, हजारों साल पीछे जाएंगे, तो दुनिया के अंदर अच्छे रहनुमा आए और बिना रहबरी के
ये दुनिया नहीं चलती है। और Right. अच्छे रहबरों का होना, लेकिन आज के दौर में यहाँ पर ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनसे घिन आती है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने मफाद के लिए गरीबों को क्या, आवाम को कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। बहरहाल इतने कम समय में अगर इतनी शोहरत मिली है, Right. तो यकीन मानिए इसके पीछे ईमानदारी है। मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद जिंदगी में आने का क्या है? अगर आप दुनिया में आए हैं तो मकसद साफ है, दुनिया के अंदर आप अच्छा करके जाइए। बिल्कुल। और अच्छाई, अगर मैंने कहा कि अच्छाई बहुत सारी जगहों पे, आप इस जगह पर बैठे हैं, आपको Right. भी अपने इस काम से ईमानदारी करनी है ना। जी। बेईमानी इसमें भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके इंटेंशन क्या होंगे, आप क्या कर रहे हैं, मुझे Right. इसमें नहीं पता, लेकिन अगर आपकी नीयत ये होगी कि हम माशरे के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव की हैसियत से आए हैं, नए लोगों को मौका देंगे, उनकी आवाज को आगे पहुंचाएंगे, मफाद के लिए नहीं। देखिए ये चीजें हो जाती है। जब आपका इंटेंशन पैसे के पीछे होगा तो भी आएगा, जब आपका इंटेंशन नहीं होगा तो तब भी भी आएगा। आएगा। जितना आपके मुकद्दर में उतना मिल जाना है। Right. बस जहनियत की बात है, आपके दिल की Exactly. बात है। Correct. आप करना क्या चाहते हो, आप सोचते क्या हो। जब आप अच्छा सोचोगे तो भी अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो भी आपको वही मिलेगा। बस आपकी नीयत बेहतर होनी चाहिए। हमारा इंटेंशन क्लियर था कि मुझे लगा कि ये जरूरी काम है, इसको कोई कर नहीं रहा है, Right. तो चलिए हम देखते हैं। जब जहाँ बड़ी दुनिया में बड़े बड़े लोग डरते हैं, उस डर के खेल के अंदर जाकर, उस मैदान में घुसकर देखा जाएगा आखिर क्या है, आखिर क्या है, हो ही क्या सकता है दुनिया के अंदर। इंसान के हाथ में है ही क्या, मौत मेरे रब के हाथ में। बाकी ये जो मुश्किलें हैं ये काम आदमी भी देख ही रहा है। यहाँ पे हम कल चल रहे थे, एक Right. मच्छी बेचने वाला या एक कुल्फी बेचने वाला, उसको अगर सारी की सारी कुल्फियां बिक जाए ना, तो खुशी खुशी घर जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं, मर्सिडीज में कोई घूम रहा है, स्कॉर्पियो में कोई घूम रहा है, बड़े ओहदे पर है। वो जब सुबह घर से निकलता है, उसका अगर बिक्री हो जाए ना, वो सुकून लेता है। मैं वही कह रहा हूँ कि विजन के हिसाब से जहाँ इंसान आया और उसको काम करना चाहिए। बाकी देखो आगे क्या होगा। अभी के टाइम पे आप कश्मीर को कैसे देखते हो, किस सिचुएशन में देखते हो? देखिए कश्मीर बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग असली मकसद से हट चुके हैं। मैंने पहले ही बोला, और जिस पे चर्चा ही हो रही है, मुझे लगता है इसी पे चर्चा होगी। इंसान को ये समझना है कि हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है। तामीर और तरक्की की तरफ जब ध्यान जाता है तो असली मकासद से इंसान हट जाता है। कश्मीर अच्छे लोगों की वैली है, यहाँ पर अच्छे लोग गुजरे हैं, बुजुर्ग लोग काफी आज भी हैं, लेकिन खामोश है, बस तमाशा देख रहे हैं, है ना। कुछ बुरे लोग हैं जो दलाली का काम कर रहे हैं, आवाम को परेशान करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मिला, उन्होंने कहा हमें क्या लेना देना, हमें पॉलिटिक्स से नफरत है। लेकिन हर घर के अंदर पॉलिटिक्स है। आपका निकलना, आपका चलना, आपका बैठना, आपका खाना, मेन्यू जो आपका डेली में आता है ना, डेली में कश्मीर के अंदर, वो पॉलिटिक्स से आता है। और दुनिया, देश के अंदर क्या, दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स के बिना कोई भी घर नहीं चल रहा, कोई भी इंसान कदम नहीं रख पा रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि इस काम को समझिए। कश्मीर का नौजवान 4th क्लास की जॉब के लिए फॉर्म लगा सकता है। कश्मीर के एक अमीरजादे का लड़का केएस की तैयारी करने की कोशिश करेगा और कर भी रहा है, आईपीएस बनने की ख्वाहिश कर रहा है, नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन एक लीडर बनने के लिए ना ही बाप तैयार है और ना ही नौजवान तैयार है। लीडर बनिए। आज अगर महराज अकेला असेंबली में आवाम की रहबरी कर रहा है और लोगों को इतनी उम्मीदें हैं, सोचिए अपनी जगह अगर 50 वैसे लोग आ जाए, वैसे लोग जिस तरह पे महराज है, ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के अंदर बदहाली, बदअमनी को, माफिया को रोकने के लिए 50 लोगों का गिरोह इकट्ठा होगा जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, एक ही सोच के साथ कि हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर करना है। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि कई बदलाव क्या होगा। अरे अंदाजा नहीं कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कब होगा, अरे मिनटों में होगा, महीनों की तो बात नहीं है, दिनों में सारा सिस्टम बदलेगा। कश्मीर का नौजवान, बस मैं चाहता हूँ, देखिए बाकी को जो करना है मुझे उसमें गर्जोगाई नहीं है। आपकी 45 सीटें हैं, 46 सीटें हैं, उसमें मुझे एक नौजवान ऐसा दीजिए जिसको घर की जरूरत नहीं है, एक नौजवान ऐसा दीजिए जिसको ख्वाहिशात नहीं है, एक नौजवान ऐसा मिले जिसको परिवार की फिक्र ना हो, बस आवाम की फिक्र हो और इस कश्मीर की फिक्र हो, और वो असेंबली के उस हाल में मुझे दिखे जो आवाम की बेहतरी और इसके बदलाव का एक हिस्सा बने। यकीन मानिए, बाकी को करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कश्मीर के एमएलए कितने हैं, कश्मीर का तो चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, आज से पहले भी रहे। अरे अगर बनी रहे हैं, एक ईमानदार भेज दो, एक नौजवान भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हजारों लाखों तो सड़कों पर है, नौकरियों की तलाश में एक
दूसरे का दरवाजा खटखटा ही रहे हैं, है ना? राइट और आप कश्मीर को, आप अपने आप को मत देखिए, आप कश्मीर को देखिए और कश्मीर के अंदर बदलाव कैसे लाना है उसके लिए आप खड़े हो जाए। एक बाप किसी, देखिए जैसे मैंने शादी की है, मैंने किसी और जगह पे शादी की है, किसी की बेटी है वो, है ना, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था उस घर में शादी करूंगा, फिर ये वहां से एक मतलब लड़की आती है, वो मेरे घर में होती है और मैं सारा उसके लिए करता हूँ, और वहां से जो बच्चे पैदा होते हैं मैं उनके लिए वक्त दे रहा हूँ, राइट और मेरे बच्चों को कुछ हो जाए मुझे तकलीफ होती है ना, राइट तो बस थोड़ा सा दिल बड़ा करना है। अब ये सोचिए कि पूरा कश्मीर, पूरे लोग ये हमारे हैं, आप सिर्फ अपने घर के लिए, अपने आप के लिए जी रहे। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, मेरी बात से शायद नाराज भी हो जाए, अरे जिन बच्चों के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, मरने के बाद वो 40 के बाद याद भी नहीं करते हैं। करेक्ट और जिनके लिए हम चोरियां करते हैं, ये करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली है, हमारा ये कोई किसी का नहीं है। रोज़े महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, करेक्ट वहां सूरज सवा नीचे पे होगा, पसीने से लथपथ होंगे, है ना, वहां पर भी कोई पूछने वाला नहीं। अरे वो तो दूर की बात है, वो तो आने वाला है। दुनिया के अंदर ये चीजें मैंने देखी, और जम्मू कश्मीर में ये बहुत सारी आम बात है। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को अपना दर्द, अपनी जिंदगी के साथ साथ परिवार के साथ साथ एक बड़ा परिवार, उसका ख्याल करना है। जैसे Right. कभी मातम हो जाता है, लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, नहीं। जब कोई शादी होगी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, गांव होता है, नहीं। राइट आप जिस वक्त मुश्किल में कोई होता है, आप उसके साथ खड़े होइए, सहारा उसे दीजिए जिससे सहारे की जरूरत है। और वहां पर मैंने नहीं देखा कि एक दूसरे का सहारा बनने की कोई कोशिश करता है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे तो अल्लाह ने इसकी खूबसूरती में कमी तो रखी नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। हर फील्ड में है एक पॉलिटिक्स का, एक ईमानदार, एक ईमानदार, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। देखिए पॉलिटिकली आप कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, चाहे जो वोट नहीं डाल, मैं कह रहा हूँ डाल दीजिए ना, डाल दीजिए। देखिए जिन लोगों ने, अभी इस बात से भी नाराजगी होगी, जिन लोगों ने 30 साल से हमें अंधेरे में रखा, आज वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, है ना, तो कैसे यहाँ की आवाम उनके साथ खड़ी होगी? मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि उस हालात का मैंने भी खमियाजा उठाया है। मैं नहीं देख सकता अगर कश्मीर के लोग उस चीज को तरजीह देंगे, मैं नहीं मान। उठे ना, जम्मू कश्मीर का नौजवान उठे, राइट उठे, यहाँ का वो अलग उठे। आप उठ सकते हैं, मैं उठ सकता हूँ, मेरा कौन सा पॉलिटिकल कैरियर है, मेरा कौन सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन अच्छा डिलीवर करता हूँ। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए मेरे पास सोच होनी चाहिए, पैसा नहीं, ताकत होनी चाहिए। वो तो ऑलरेडी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। रेवेन्यू तो आता है, मैंने कमा कर तो जमीन के खेतों को उस पे हल जोतने के बाद, फसल बेचने के बाद जम्मू कश्मीर को नहीं चलाना है। हमारे पास ऑलरेडी अपना एक बजट होता है, पैसा होता है, बस उसको यूटिलाइज करना है। उसके लिए मेरे पास दिमाग होना चाहिए, और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की असेंबली में बेहतर डिलीवर कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मुझ पे ऐतराज है, अरे प्यार से लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं समझेंगे एक नई तर्ज पे और अच्छाई के साथ, राइट अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे, और नौजवानों को और उन लोगों पे भरोसा ना करिए, आइए खुद चल कर आइए। जो पढ़ा लिखा है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए, दीजिए ना वोट। नहीं देंगे, और ये तो हमारी आदत रही है, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसे वोट नहीं मिलेगा, जो दिल का सच्चा होगा तो उसे धक्के देंगे, है ना। खानदान से किसी की पहचान मत करिए। इंसान जहां पर भी है उसको मेरे रब ने बनाया है, और उसका अंदाजा आप उसके खानदान से, उसके इलाके से मत जोड़िए। यहाँ मुगल आए बाहर से, उन्होंने राज किया। हमारे हिंदुस्तान में 200 बरस अंग्रेजों ने राज किया, वो कौन सा हिंदुस्तान के थे? अरे उसके लिए विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। राइट और आप ये सोचेंगे ये गाँव के लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, सोचों से मत। अल्लाह ने अगर इंसान बनाया है तो भेदभाव अगर उसने नहीं किया है तो हम लोग कौन होते हैं? एग्जैक्टली अच्छा कोई भी हो सकता है, बेहतर कोई भी हो सकता है। कश्मीर के अंदर यहाँ इतनी चीजें आती है, अभी आपके यहाँ इसमें जो चीजें लगी सारी की सारी कश्मीर में नहीं बनी है। नहीं, आपकी जरूरत है, आपकी मजबूरी है। कंपनी वाले ने बना लिया, उसने हमें मजबूर नहीं किया, उसने खाली अपना ब्रांड दिखाया। राइट और हमें लगा कि हमारी जरूरत है, जैसे आपके बदन पे कपड़े हैं, पता नहीं किस कंपनी के होंगे, लेकिन उसने ये आपको पहनाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि आप खुद मजबूर हैं इस चीज को पहनने के लिए। राइट और इसलिए आपने इसको खरीदा। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर भी पॉलिटिक्स को समझा जाए, करेक्ट, हमारी जरूरत क्या है और हम कर क्या रहे। वरना कश्मीरी शाल कौन पहनता है? कौन पहनता है जी? नॉन कश्मीरी।
नहीं, कोई पहनता ही नहीं। हाँ, जो अरे कश्मीर के अगर बाहर है, आपका नॉन कश्मीरी कश्मीरी। ब्रांड है, आप उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर की चीजें आप अंदर ला रहे हो, एक सियासत को छोड़ के सियासत आपको घर की चाहिए, चाहे उसमें फायदा है नहीं है। बाकी गाड़ी आपको बड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए, ये सारी जितनी भी चीजें, मुझे नहीं लगता कश्मीर के अंदर कोई एक चीज बनी है। लेकिन अपने घर की सजाने के लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी कंपनी कौन है, इसका मुल्क कौन है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई विजन लेकर आता है, ये मत सोचिए ये गाँव का है, ये शहर का, ये पैसे वाला, ये बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, कोई किसी के ऐसी बातें नहीं होती है। बस जिसके पास विजन है उसके साथ चलिए और जम्मू उसको कश्मीर चांस बेहतर दीजिए। होगा। हाँ। एग्जैक्टली, जैसे अब अभी माफिया की बात कर रहे थे, किस माफिया के अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं? देखिए, माफिया अलग अलग किस्म का है, हर Right. फील्ड के अंदर है। हर एक फील्ड में माफिया तो है। देखिए, ऐसा नहीं है कि माफिया माफिया अगर नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती। पॉलिटिक्स में माफिया है, बड़ा माफिया। हम्म, सबसे बड़ा गदर तो तभी होता है जब चुनाव होते हैं तो वोट खरीदे जाते हैं। हम्म, आज तो जैसे वोट चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एक एक आदमी 10-10 जगह वोट डाल रहे हैं। हम्म, एक आदमी, ये माफिया तो यही है। राइट। वो तो छोटा माफिया, लेकिन जब बड़े लेवल पर बड़ा आदमी घर का चोर होगा तो नीचे क्या हालात होंगे। माफिया का अंबार है और जगह जगह आप ये उम्मीद, हाँ, इंसान अगर नहीं है माफिया है। जो इंसान नहीं है वो माफिया वो है। माफिया है। जो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता है, जो दूसरे के दर्द को और बढ़ाना चाहता है, माफिया है। और ऐसी चीजें कोई कमी नहीं है, ये आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। राइट। और इसलिए इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए आपको इंसान पहले बनाना पड़ेगा, लोगों को Right. एजुकेट करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जी कौन रहा है मरने, यहाँ जी रहे हैं ना लोग मरने के लिए, लेकिन मर कौन रहा है जीने के लिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबको पता है यार मरना है, लेकिन फिर भी जीने की ख्वाहिश है। अरे कुछ हासिल नहीं होगा, और जो हम बड़े बड़े महला तैयार कर रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। Correct. बस ये कर लीजिए, जो आप वक्त गुजार रहे हैं उस वक्त में आप लोगों को क्या दे रहे हैं, इंसानियत को क्या दे रहे हैं, और आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। इस चीज को बारीकी से समझना है, और इसके बारे में मुझे लगता है आप लोगों को भी थोड़ा सा Right. कोशिश करनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करने की। डेफिनेटली। जैसे अभी वोट चोरी की बात कर रहे थे, अभी एक नेशनल इशू बन गया, इस बारे में हर कोई बात कर रहा है। आपका क्या टेक है इसको लेकर? यहाँ सरकारें चोरी हुई, यहाँ तो बंदे चोरी हुए, सरकार चोरी की, वोट चोरी ये कोई बड़ा मामला नहीं है। देश के अंदर ये चीजें हो रही है, और बीजेपी ये तामझाम भुन रही है, लेकिन दौर किसी का नहीं रहता है। राइट। दौर किसी का नहीं रहता। मैंने कहा यहाँ अंग्रेज आए, उनका नहीं रहा। किसी ने मुझे कहा था पिछले दिनों, कहता कश्मीर को यूटी बनाएंगे, जम्मू को स्टेट देंगे। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है यार, ये गाँव बोल रहे हैं, ये कश्मीर गाँव है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। अरे कश्मीर के अंदर कश्मीरी जिंदा है, आप कौमों को दफन नहीं कर सकते, आप कौमों को खत्म नहीं कर सकते, उसका जिम्मा मेरे रब के हाथ में है। लेकिन ये कुछ भी बना ले, आज इसको ये बना ले, उसको वो बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जिएंगे, और जब तक जिंदा हैं, बस मकसद ये है कि लोगों की सोच क्या है। हमें आज इस हाल में पैदा किया है, वक्त में दजाल आना है। राइट। वक्त में दजाल आना है, इमाम मेहदी का नुज़ूल होना है, ये बात सच है, और वो ये आने वाला वक्त है। लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूं, मैं अगर मुसलमान हूं, मुझे वक्त के दजालों से आज लड़ना है। मुझे उस दिन का जवाब नहीं पूछा जाएगा, उस दिन का हिसाब नहीं पूछा जाएगा। महराज अगर आज जिंदा है और वक्त के दजाल हैं, वक्त के दजालों से आपने क्या किया, और वक्त के दजालों के खिलाफ लड़ने की मुझे हिम्मत करनी चाहिए। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है, जो बन सकती है। जैसे मुझे लोग कहते हैं ये बोलता है, अरे मेरी जिम्मेदारी यही है। अगर मैं ना बोलूं, खामोशी मेरा काम नहीं है। कम से कम इतना तो दिल को सुकून है ना मुझे कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, राइट, है ना। अपने अंदर वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो एक कोशिश है, मुझे लगता है कि देखिए आने वाला कल कैसा होगा, हमारी तरफ से भी एक कोशिश है। और बहुत सारे ऐसे, और पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज मैंने नहीं देखी जहां से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। राइट। क्योंकि पॉलिटिक्स के मैंने जब ये चीजें देखी थी, जब दुनिया के अंदर थोड़ा होश संभाला था, तब कभी ये बस ये बोलते थे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बड़ा अफसर बनना है। कभी भी पॉलिटिकल लीडर जिसका भी था ना, वो कहते थे नहीं ये हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की बस हो जाती है, मालदार लोगों की। अब किसी को खुला पैसा होता है, वो किसी पार्टी को दे देता, टिकट ले लेता, नाम पे जीत गया, ठीक है, तो मजे ले लिए उसने। ये मजे के लिए एक शौक पाल रहे हैं, बट बदलाव के लिए आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। आप अपने हिस्से की क्या निभा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा। एग्जैक्टली। जितना मुझे पता है, मुझे उस पर काम करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छाई के लिए। देखिए हर इंसान जानता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
जानता नहीं जानता। करेक्ट। और अगर जानकर अनजान बनता है या जानकर गुनाह करता वो गुनहगार है ना। तो ये Correct. चीजें समझनी पड़ेंगी, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। किन चीजों के बारे में अभी आप बदलाव लाना चाहते हैं कश्मीर में? अरे हर फील्ड में ये जो जुल्म, ज्यादती, माफिया, चोर बाजारी, लूट खसूट, एक आम आदमी जब जाता है उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया जाता है। एक ऐसा आदमी जो गरीब है, उम्र से सफेद रेशा है ना, कपड़ों से उसका पहनावा अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो एक ऑफिसर पढ़े लिखे आदमी के पास, जी शूर के पास जाता है, उसे पता है कि इसके पास पैसे नहीं, उसे पता है ये गरीब है, लेकिन फिर भी उसे इज्जत से बात। अरे इज्जत तो है ना उसकी, अगर कपड़े नहीं है मगर उसको इज्जत है। अरे अगर Correct. उसके पास पहनने के लिए या चलने के लिए जूता नहीं है लेकिन उसकी उम्र भी है, करेक्ट। अगर उसकी दाढ़ी सफेद है तो वो इज्जत चाहता है। अब आप उसके कपड़ों से उसकी इज्जत करेंगे या उसके काम को कई महीनों के लिए टाल देंगे। और अगर वैसे लोग यहाँ पर हैं तो वो उस किस्म का बदलाव अगर है, मुझे लगता है दुनिया भर का, गली में देखिए आप, छोटे से छोटा ऑफिसर एक आम आदमी को तंग कर रहा है, छोटे छोटे कामों के लिए परेशान किया जा रहा है, जीने का अधिकार छीन लिया गया। तो उन जीने के मतलब जो एक लोगों को जरूरियात चाहिए, जो एक फ्रीडम चाहिए, वो हम देखना चाहते हैं। जिस काम के लिए जिसको यहाँ पर बनाया गया है वो यहाँ पे गुंडागर्दी ना करे, वो सिर्फ अपना काम करे। जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कहता हूँ वो नौकर है, पता है उनको हम भी गवर्नमेंट के नौकर है, मगर नौकर नहीं है, वो खुद को बादशाह कहते हैं और जिनको हमने बादशाह बनाया है वो नौकर है। आज का जो जम्मू कश्मीर अगर आप देखेंगे बारीकी से, जिनको वोट की ताकत से हमने बादशाह बनाया है वो लोग नौकर बन गए, और जिनको सरकार ने नौकर बनाया है वो आज बादशाह बन गए हैं। तो वैसी इस चीज को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। उन लोगों को उनका काम याद दिलाना ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जब हाकिम और वो जो दूसरे लोग आगे, जब इनका पता ही नहीं होगा कि किसको जिम्मेदारी, किसको क्या करना है, यहाँ सारा उलट हो रहा है जिससे आवाम परेशान हो रही है। इन चीजों को बेहतर करने के लिए मुझे लगता है आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। अपने आवाम की बेहतरी के लिए अपने घर के मफाद छोड़ने पड़ेंगे, अपने घर के परिवार को छोड़ना पड़ेगा, एक बड़ी सोच के साथ बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको खड़ा होना पड़ेगा और बदलाव ये सब जमीनी सतह पे लाने पड़ेंगे। राइट। कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आप मैं कह सकता हूँ बात ही नहीं, बस आप लड़ रहे थे इसके अगेंस्ट। वो विजन क्या है आपका? देखिए, एजुकेशन में और हेल्थ में इसमें कंप्रोमाइज नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आपका स्कूल एक दिन बंद रहता है मतलब एक नस्ल 1 साल पीछे जाती है, उस बच्चे का कैरियर खत्म हो जाए। वो एक दिन में बहुत सीखता है, उसका वो एक दिन वापस नहीं आएगा। मुझे उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा हेल्थ, एक आदमी को बचाया जा सकता है अगर डॉक्टर होगा, वो एक लम्हा मैं कहां से ढूंढूं, इसलिए मुझे उनकी प्रेजेंस चाहिए। करेक्ट। मुझे एक टीचर की प्रेजेंस चाहिए। एक स्कूल के अंदर एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मुझे कोताही नहीं चाहिए। दूसरा, जिससे नस्लों को, आने वाले कल को फर्क पड़ता है, वो 2 चीजें हैं। एक तो हॉस्पिटल वाला ये जान बचा सकता है वक्त पे अगर आ जाए, अगर डॉक्टर उधर ही अवेलेबल होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन फिर भी एक इंसान को दिल में ये सुकून मिल जाता है कि डॉक्टर ने कोशिश करी थी, वहां पर बैठा था, डॉक्टर भी अपना काम कर रहे थे, नहीं बच पाया तो उसके दिल को सुकून है कि मरना ही था। लेकिन जब वहां पर डॉक्टर ना हो तो उस आदमी के दिल पे उम्र भर जब तक वो जिंदा है उसे इस बात का अफसोस रहता है कि अगर मेरे बाप, भाई या बीवी या बच्चे के लिए उस टाइम डॉक्टर होता तो शायद आज जिंदा होता। और ये अफसोस वो उम्र भर लेके चलता है। इससे मुझे नाराजगी है। इस सिस्टम को ठीक करना मेरी प्रायोरिटी है। और देखिए, एक डॉक्टर 2 लाख 2.5 लाख सैलरी लेता है, उसके पास 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, है ना, उसे एहसास तो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास 1.5 लाख तनख्वाह, मुझे 1 लाख आवाम भी है ना, लेकिन एक डॉक्टर जो इतना समझदार है, जिसने हर दिन मौत देखी है, मौत का तमाशा देखा है, राइट, क्या उस डॉक्टर को इस बात का एहसास नहीं है कि मेरी भी मौत होना तय है, चाहे मैं डॉक्टर हूं? उसको कितना मौत की फिक्र होनी चाहिए और अपनी ड्यूटी की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन उसको फिक्र कराने वाला मैं हूं। मैं बता रहा हूं उसको तूने मरना है, मरने के बाद उधर क्या जवाब देना है, लेकिन जिंदा अगर तू सैलरी ले रहा है उसका हिसाब ले रहा हूं, उसे भी जहन्नुम की आग से बचा रहा हूं, जिसने ये मौत का तांडव देखा। और जो हर रोज, मैंने तो मरते हुए इंसान को अभी तक नहीं देखा, मतलब लाइव, ये कत्ल भी करते हैं और अपने आंखों के सामने लोगों की मौतें भी देखते हैं।
लेकिन इनको यकीन नहीं है कि दुनिया के अंदर एक अदालत दुनिया के बाद लगने वाली है, जिसमें कब्र से इंसान को उठाकर उससे उसके अमाल के हिसाब लिया जाएगा। इनको उस बात का यकीन नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। बाकी ये कोई खुदा की खुदाई के बाद दूसरा कोई इनको हाथ नहीं मिला है कि आप किसी को, ये दजाल नहीं है। दजाल आएगा, वो मरे हुए इंसान को जिंदा करेगा। हमारे डॉक्टर दजाल के साथ अपनी तरजीह ना दें। वो महज अपना एक काम कर रहे हैं, अपना एक काम कर रहे हैं। उनका एक प्रोफेशन, जैसे मेरा प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन ये है कि मुझे आवाज उठानी है, उनका प्रोफेशन है इलाज करना है। राइट। उन्होंने उसकी तनख्वाह लेनी है। ठीक है, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उस काम को करिए। अगर आप हॉस्टल के अंदर नहीं जाएंगे तो महाराज आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देखिए जरूरी है ना। अब रोस्टर बनाने का काम एक एचओडी करता है, ठीक है। एचओडी रोस्टर बनाता है, वो लिखता है 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं ड्यूटी करूंगा। फिर जाके 25 दिन उसने नंबर ही नहीं डाला होता है और सैलरी महीने की लेता है। प्राइवेट में जाकर बड़े अच्छे से वो उन लोगों को देखता है, चेकअप करता है। वही गवर्नमेंट मुलाजिम, वही गवर्नमेंट डॉक्टर। तकलीफ होती है हम लोग को। मुझे तकलीफ होती है जब उनका व्यवहार गवर्नमेंट अस्पताल में अलग होता है और वही लोग प्राइवेट में उनको लेने के लिए तैयार भी करते हैं, और वहां पैसे के लिए। और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अभी आज तक मैंने किसी भी आम आदमी को कभी ये नहीं सुनते हुए देखा है कि किसी मेडिकल शॉप में जाकर कंसेशन बोले, किसकी कीमत ज्यादा यार, थोड़ा कम रेट में, ना, कभी नहीं बोलेगा ही नहीं। बस ये बोलेगा जनाब दवाई दे दीजिए। अगर बोलेगा 10,000 कहीं से उठाकर दे देगा, लेकिन कभी बात नहीं करेगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं बोलेगा ही नहीं। हाँ, बोले क्योंकि वो मजबूर है, उसे पता है इन दवाइयों से मेरे घर में किसी की जान बचाई जा सकती है, और वो वक्त का फायदा ले लेता है। और डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं। एक आई थी फिल्म गब्बर, उसमें बस सेम वही, बस इनको दवाइयां बेचनी है, इधर से लेके उधर बेच दी, उधर से उठा के उधर बेच दी। इनको बिजनेस करना और अपने बच्चों को पालेंगे। ये बिजनेस आपके लिए अच्छा नहीं है। बस इस बात का एहसास करा रहा हूं कि मौत तुम्हारी भी होना तय है। तो अगर तुम किसी की जान नहीं बचा सकते हो, तुम डॉक्टर हो के तुम्हें डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम खुद को नहीं बचा सकते हो। और मुझे उनकी तैनाती के लिए मैंने जोर दिया। उसके लिए मैंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रिंसिपल को। ग्रेट। मैंने कहा रोज रोज का हंगामा करने से बेहतर है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं हर हॉस्टल के अंदर। उनका मेरे पास भी अगर कंट्रोल होता, मैं भी देख लेता, भाई फलानी जगह जैसे मुझे कॉल आते हैं, भाई साहब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो फिर मुझे वहां पे विजिट करना पड़ता है। जब डिजिटल है, जब दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है, तो मैंने चाहा था कि उसका एक्सेस जो है, चाहे मेरे पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहे जो देख सके। 20 डिस्ट्रिक्ट है। अब अगर मैं यही बात इन लोगों को बताऊंगा कि आसान तरीका ये है कि आप अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर एलईडी लगा लीजिए, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 हॉस्पिटल हैं, उनको ऑनलाइन कर दीजिए, वहीं से देख लीजिए, जिस जगह हंगामा होता है क्लिक करके देख लो कौन डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक ऑफिसर को, एक मुलाजिम को बचाने के लिए 10 एडमिनिस्ट्रेटर खड़े होते हैं, 10 पॉलिटिशियन खड़े होते हैं, लेकिन वो जाहिल लोग हैं। अरे मैं अगर उसके खिलाफ बोल रहा हूँ ना, एक डॉक्टर या 10 के खिलाफ, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ लाखों लोगों की बेहतरी का। लेकिन ये लोग लाखों को कुचलने के लिए 10 लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। जाहिल नहीं है और क्या है। अरे 10 को ठीक करो, माशरा ठीक हो जाएगा, लाखों लोग खुश हो जाएंगे। आप समझ रहे? अगर मैं गाली देता हूं, चाहे कुछ भी लोग कहते हैं मैं बुरा हूं, लेकिन चाहने वालों की तादाद ज्यादा है कि मुखालिफों की ज्यादा है? अरे मुखालिफ वही हैं जिनके खिलाफ बोलता हूं और उनकी तादाद कम है। वही काम इनको बोल दीजिए कि मेजॉरिटी गवाही चलती है लोगों से। अरे लोग अगर आपको कह रहे हैं डॉक्टर काम नहीं करता, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? कार्रवाई कर दीजिए। एक डॉक्टर को अगर आप ठिकाने लगाएंगे, मैंने एक डॉक्टर मैडम मधु का नाम लिया था, उसके डॉक्यूमेंट सारे फ्रॉड, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एलजी हो, मोदी हो, सरकार हो, कोई नहीं। अगर मेरे हाथ में होता यूं, मगर जब ताकत होगी तभी ना। किसी ने कहा था महाराज आज भी चीखता है, चीखा ही, और क्या करूंगा। अब जब स्टेप बढ़ जाते हैं तो बड़े लेवल पर एक सोच बनती है। अब मैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के साथ साथ देश की बेहतरी, बदलाव देखना चाहता हूँ। इनको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। ये गांव से मेरी अभी भी पहचान करा रहे महाराज, वो है। अरे वो बचपन था, वो जवानी थी, वो एक वक्त था। अब वक्त बदल चुका है। अब मेरे कंधों पे जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। करेक्ट। मैं समझता हूं कि मेरे बाद जो लोग आएंगे वो इसको संभालेंगे, लेकिन वक्त पे महाराज संभालेगा। और एजुकेशन पे भी फोकस करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माशरा तभी बेहतरी की ओर जाएगा जब आपकी एजुकेशन बेहतर होगी। 2 चीजों में कंप्रोमाइज मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये आवाम की जरूरत है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इन 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट।
और आने वाले सालों में आपका रोड मैप क्या रहेगा जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, रोड मैप सबके पास है, करेक्ट। बस जो अच्छे लोग होंगे उन्हें मैं प्लेटफॉर्म दूंगा। जैसे आप यहाँ पर वीआईपीज को बुलाते हैं ना, जिनके बारे में जानकारी होगी आप मैं सड़क से उठाकर किसी को भी बिठा के ऐसी बात पूछूंगा जो आपके चैनल को और मजबूती देगा, है ना। जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी को लाकर उससे उगलवाए। मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी से पूछे, वो बहुत संजीदा होता है, बहुत समझदार होता है। बस उन लोगों को जमीन से उठाकर उसकी उस पैदावार में और इजाफा करना चाहता हूँ। जैसे आपने पहले ही कहा कि बूस्ट करेंगे, हम हिम्मत देंगे। हमें तो किसी ने नहीं दी, लेकिन हम उन लोगों को हिम्मत देंगे जो ख्वाहिश रखते हैं, जिनके दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश की चिंगारी है कि हम बदलाव कर सकते हैं या करना चाहते हैं। बस हम उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पे जब आप चुनाव देखेंगे आगे, नए चेहरे होंगे, बहुत खूबसूरत लोग होंगे, जिनकी छवि अच्छी होगी माशरे के अंदर, जो अच्छा खुद को कहते हैं या खुद को कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। अरे अगर ईमानदारी दिखानी है, पॉलिटिक्स के मैदान में आकर जिम्मेदारी उठाकर, फिर लाखों लोगों का हो या हजारों का हो, उनका पैसा जब तुम्हारी जेब में आएगा, फिर जब तुम ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाओगे तो महराज तुम्हें फिर सर्टिफिकेट देगा आप ईमानदार हो। वरना बिना पैसे के, बिना जिम्मेदारी के आप सारे कहेंगे यहाँ पे हम ईमानदार है, वैसे ईमानदारी को हम नहीं मानते। ईमानदारी वो होती है, अगर आपने मुझे ये चीज दी है बांटने के लिए, तो इसमें से एक भी तिनका या एक भी दाना मैं अपने लिए ना रखूं, चाहे मुझे भूख लगी हो। मेरा ये काम है कि अगर आपने बोला है कि बाहर गरीबों में बांटना है, तो एक एक दाना या लोगों में अगर बांट के आया तो आप कह सकते हैं मैं ईमानदार। वरना आपके साथ कोई लेन देन ही नहीं है, कोई उठना बैठना ही नहीं है, तो ऐसे लोग बोलेंगे हम अच्छे हैं। देखिए, आप अच्छे तब तक नहीं हो, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और उस जिम्मेदारी को जब निभाओगे तो अच्छे गिने जाओगे। वरना आप वह तो ऐसे ही चुपचाप यहाँ उनकी तरह रहोगे जिनको लेना देना किसी के साथ नहीं है। वो सोचेगा कि बस मैंने दुनिया में जिंदगी गुजार दी, जैसा आया धुला हुआ वैसे ही जाऊंगा, उसको ज्यादा हिसाब होगा, पूछा जाएगा तो जो दुनिया में भेजा था काम करने के लिए, और वहां से अपने आप को धो धो कर लाया तो पहुंचा इधर। उसको जरूरत नहीं। जब जुल्म होगा तो जालिम के खिलाफ उठने की हिम्मत करनी पड़ेगी। अपने घर के साथ साथ दूसरों की बेहतरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आवाम जाग गई, अगर नौजवान उठ गया, तो यकीनन आप देखेंगे आने वाले कल में जम्मू कश्मीर का बदलाव बड़े पैमाने पे होगा, और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का नौजवान खुद लिखेगा। करेक्ट। क्या सच में मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस बेईमान होते हैं? देखिए, बेईमानी किस किस्म की आप कहते हैं? इन जनरल। देखिए, मैं बेईमानी इससे नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं किसी से अभी बात कर रहा था। देखिए, अपना अपना नजरिया है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन भी मैंने देखे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मतलब आपका पैसा है, आपको दे दिया, दूसरे का हो सकते हैं, देखे भी मैंने। लेकिन जो ईमानदारी से ये चीज दूसरे को पहुंचा रहा है, आप उसे ईमानदार कहेंगे तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं। मैं जरूरी ये समझता हूँ कि ईमानदार वो लीडर है, अगर आपने पहचान करनी है और माशरे के लोगों ने पहचान करनी है, कि वो जो, जैसे मैं एमएलए बना हूं, मैं एमएलए 5 साल के लिए बना हूं, मैं हर दिन करता क्या हूं? करेक्ट। मेरा हर दिन जिम्मेदारी का है, और मैं हर दिन क्या कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वक्त की चोरी सबसे बड़ी बेईमानी, वक्त की खामोशी सबसे बड़ी दलाली। करेक्ट। वो गुनाह है। आप अगर इससे चोरी कहेंगे, किसी का माल लूटना, सिर्फ वो बात वहां नहीं रुकती है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है, 10 महीने हो गए, सबसे बड़े चोर हैं, क्योंकि जिन्होंने खामोशी की है, जुल्म को सहने की आदत डाल दिया हमारी आवाम को, और खुद बात भी नहीं कर पा रहे। ये गुनाह है, चाहे आप कुछ भी बोलो। अरे जालिम के खिलाफ बोलने के लिए ताकत थी, इनने ये चोरी की है, इनने मुंह नहीं खोला और हमारे मुंह पे भी ताला लगवा लिया इन नेताओं ने। आपको क्या लगता है ये चोर नहीं? ये सबसे बड़े चोर हैं, जिन्होंने हमारे वक्त को चुराया, हमारे उन पलों के, उन ख्वाबों को, उनकी ताबीरों को रौंद डाला। इनकी नाअहली की वजह से, जहां ये जुबान खोल सकते थे, लेकिन यहां इन्होंने मौन व्रत रख लिया। ये बात अब 4 साल के बाद करेंगे, लेकिन मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि ये वक्त गुजरा हुआ मेरी आवाम का बड़ा कीमती था। अगर इनके बोल खुले होते, इनकी जुबान खुली होती, इनकी दलाली नहीं इन्होंने की होती, तो ये साल भी बड़ा खूबसूरत होता। और ये बता दो इन लोगों को कि चोरी में फर्क क्या है। आप पैसे को, किसी के घर से चुराई हुई चीज को चोरी नहीं कह सकते। जिन लोगों ने मेरे वक्त के
मेरी आवाम के वक्त के साथ खिलवाड़ किया है, वक्त में धोखा दिया है, मैं उसे बहुत बड़ा चोर मानता हूं। और वक्त का सौदा हमारे यहाँ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जुल्म यही है कि हमारे वक्त की कदर इन लोगों ने नहीं की। अगर आने वाले टाइम में आपको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब मैं बचपन में था, खाने का बड़ा शौक रखते थे, लेकिन वो चीजें हमें मिली नहीं, खाली शौक रहे। जैसे अभी जूस पीने का मन किया, जेब में पैसे नहीं थे। अब उस मुकाम पे पहुंच गए जहां सब कुछ है, अब खाने का मन नहीं है। क्या है ना? बात है। अब मामला अलग है। अब ये सोच के चलिए कि जो 15 साल उस संघर्ष में, उस मुसीबत में ख्वाहिशात थी, लेकिन काबू कर गया। करेक्ट। चोरी चोरी नहीं किया, किसी का माल नहीं लूटा, किसी मजलूम को दबोच कर उसकी जेब को काट कर अपने शौक पूरे नहीं किए। आज जिस आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे जिसने जवानी के उस बचपन में उन चीजों का गला घोंटते हुए अपनी आंखों से देखा हो, उसको अब इस उम्र में या आने वाली जिंदगी में आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या और किस हद तक कर सकता है? आप अंदाजा करिए। अगर कभी किसी, अल्लाह ने चाहा, बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने अपने वजूद को बढ़ते हुए देखा है, ऐसी चीजें, ऐसा मुकाम जहां लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, मुझे कोसते थे, भाई साहब ये नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत कम समय में और अकेले इस मैदान में चलते चलते मंजिल पे अभी पहुंचा नहीं हूं, बट फिर भी इन मकामात से उठ रहा हूं। तो बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा, है ना? करेक्ट। तो अल्लाह चाहे इज्जत दे सकता है। तो अगर कहीं मौका मिला, हो सकता है अल्लाह ने मुझसे काम लेना हो, तभी इस माहौल में डाला है, इस दौर के हालात में, इस रंग में, अपने आप में कुछ और ही चीजें देख रहा हूँ। जब मौका मिलेगा तो यकीन जानिए जम्मू कश्मीर बदलाव की बेहतरी की ओर आएगा। बड़े बड़े बदलाव थे। देखिए, जहां जुल्म नहीं होगा, जहां करप्शन नहीं होगी, जहां इंसानियत के साथ मुझे लगता है इंसाफ तो होगा। क्योंकि इन चीजों पे कंट्रोल करने के लिए बड़े आदमी को अपने दिमाग से कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं। जैसे अभी एलजी कहेगा या सीएम कहेगा कर दो जी पूरा कश्मीर बंद, बंद। तिरंगा रैली निकालनी थी, निकालो जी लाल चौक से तिरंगा रैली, क्योंकि बड़े का ऑर्डर था, सबको आना था। जब फॉलो करने वाले लोग मेरे अंडर आ जाएंगे तो यकीन जानिए जमीनी सतह पर बदलाव आएगा और ईमानदारी से लोगों के मसाइल भी हल होंगे और इंसाफ भी होगा। क्योंकि जब आप उस मुकाम पे मुझे बता रहे हैं तो उस मुकाम से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, जिससे आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर छोड़ के जा सकते हैं। अभी के टाइम पे आप क्या करना चाह रहे हैं अपने लोगों के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल लोगों को मैं जगा रहा हूँ, मेरा कोई और काम नहीं। मेरा देखिए, काम करने को मैं कर सकता हूँ, मगर मैं वो काम नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि महाराज से ये काम करवाए, नहीं, मैं चाहता हूँ हर आदमी का काम हो। जैसे अभी कोई बीमार है, किसी डॉक्टर के पास इलाज है या किसी ऑफिसर के पास काम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक बच्चे की सिफारिश स्कूल के अंदर करूँ ना। मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को, क्या किसी भी बच्चे को मुश्किल नहीं आनी चाहिए, वैसा माहौल बना रहा हूँ। वरना काम करने को अभी मैं करवा सकता हूँ बहुत सारे काम, लेकिन वैसे नहीं कराऊंगा। लोगों को खुददार बनाऊंगा, उनको असली औकात उनकी बताऊंगा और उनकी पहचान खुद से करवा रहा हूँ और उनकी ताकत का एहसास करवा रहा हूँ। बस मेरे लिए ये काफी होगा कि मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, और इससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता और कोई हो सकता है। अगर मेरी आवाम जाग गई, वोट की अहमियत को समझ पाई और नेताओं की इन हरकतों को जान गई और नए चेहरों को इस बड़े प्लेटफार्म पे पहुंचा गई, ईमानदार चेहरों को असेंबली में पहुंचा दे, अगर ये 5 साल ना भी करूं, लेकिन आने वाले जो भी साल होंगे वो बड़े बेहतरीन होंगे मेरी जम्मू कश्मीर के लिए। अभी अगर हम कश्मीर की बात करेंगे ना, काफी सारी चीजें एक्सपोज हो रही है डे बाय डे। जैसे कि अभी ये कबाब और रिश्ता वाला स्कैम ही कह सकते हैं ना, ये बहुत ही बड़ा स्कैम था, ये बहुत ही बड़ी दलाली ये भी थी। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? आपको क्या लग रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये सबसे पहली बात, ये उन लोगों के लिए जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि हैवानों से बदतर जिनकी सोच हो
वो किसी गलीज चीज को भी बेचकर अपने परिवार को पालना चाहते हैं, लेकिन वो परिवार उनका कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और ये हरकतें करने वाले जो भी लोग हैं बहुत बुरे हैं, उनको माफ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो सरकार में बैठे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, वो भी अगर खामोश हैं, तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खिलाने का काम, जिसको खाने के लिए हमको 100 बार सोचना पड़ता है ये है क्या, किसका है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका मेन्यू भी कौन दे रहा है हमें, कौन वो चीजें सप्लाई कर रहा है, तो उसका कोई पता नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने ये कल ही एक चिट्ठी लिखी है सीएम साहब को, मैंने उसमें कहा है कि स्लॉटर हाउस जो है 10 किलोमीटर के दूरी पे होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का स्लॉटर हाउस खुले, प्रॉपर तरीके से जो है वो जो सारी चीजें होती हैं और वहीं से सप्लाई हो। अगर ऐसे कोई पार्टी वगैरह हो चिकन का भी, तो वो अगर सैकड़ों में बनाने होंगे तो वो वहीं से बने, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जॉब भी होगी, और एक साफ सफाई का माहौल भी रहेगा। तो यकीनन आज तक जो हुआ उसको बेहतर करने के लिए ये तरीका मुझे लगता है बेस्ट है। अब जिन लोगों ने खाया उनको भी टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा। अब जो अच्छा भी कर रहे हैं, जिनका मीट अच्छा है, जिनकी दुकानों पे अच्छा पकता है, उनको भी परेशानी हो रही है। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी है, अगर ये क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये चीजें हो रही है, तो यकीनन ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये सवाल इन लोगों पे उठता ही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अभी भी देख लीजिए, अगर अभी भी आने वाले कल में बेहतर करेंगे, करेक्ट, तो मुझे लगता है ठीक ही रहेगा। अब अगर जितना हम इस पे तहकीक में जाएंगे तो आगे फिर वही होगा, तो क्या फायदा। बस आगे के लिए बेहतर सोचिए, और मुझे लगता है कि बेहतर ही होगा। करेक्ट। अभी के टाइम पे आपको किन चीजों से खुशी मिलती है खुद को? व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ? मुझे हाँ जी। बस किसी का काम हो जाए, हमारे हमारी बात से किसी का दिल है ना रह जाए, किसी के काम आ जाऊं, तो बस उससे मुझे खुशी मिलती है। और ये आज का मामला नहीं है, बहुत पहले से है, मुझे लोग अच्छे से जानते हैं। जब तक न मैं किसी का काम कर लूं, किसी के बारे में बात करूं, या किसी जालिम के खिलाफ या मजलूम की आवाज को बुलंद न करूं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और मुझे ये शौक है, मेरे मन को भी थोड़ा सा ये सुकून मिलता है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी मजलूम का सहारा बनता हूँ, उसका काम करता हूँ। पता नहीं ये शौक बचपन से क्या है, पर मुझे अच्छा लगता है। करेक्ट। जस्ट इन केस ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, जैसे काम का प्रेशर है, कुछ है, आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं इन चीजों से? देखिए ऐसा कोई मामला अभी तक आया नहीं। प्रेशर तो आता होगा ना, इतना सारा काम कर रहे हो। नहीं, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया है। ओके। इन मुश्किलों को मैंने बचपन में झेला है, इन मुसीबतों से मैं बहुत पहले लड़ कर आया हूँ, तो बहुत कुछ सीखा हूँ। जब प्रैक्टिस होती है तो फिर उसके लिए बड़ा आसान होता है ना। जब आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, जो क्रिकेटर होता है जो बहुत अच्छा खेलता है, राइट, वही इंटरनेशनल खेलता है। अब अगर किसी की सिफारिशें उठाकर उधर इंटरनेशनल में बिठा देंगे, नहीं खेल पाएगा। जिसने गली में खेला होगा, जिसने मोहल्ले में खेला होगा, जिसने फिर स्टेट में खेला होगा, वही खेल सकता है। और जिसको खेलने का शौक होगा, जो थकेगा नहीं। और अगर मैं आज इस मुकाम पर आया हूँ, तो ये चीजें मैं बहुत पहले से करके आया हूँ। राइट। तो अगर कभी ज्यादा, जैसे आपने कहा, बस पहाड़ों में जाने का मन करता है, क्या बात। ठीक है, बस पहाड़ अच्छे लगते हैं, जंगल अच्छे लगते हैं, बस यही कभी कभार चल मैंने पड़े। काफी वीडियोस देखे, आप क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। हाँ, शौक अपने, मैंने कहा ना, बचपन में छोड़ दिए। खेलने का शौक, चलने का शौक, जीने का शौक। जीने का तो जीने के लिए वसाइल नहीं थे, लेकिन अब होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब आगे चलोगे, आप देखोगे, तो मन तो करता है। लेकिन फिर अपने ही शौक बना लिए। फटे कपड़े थे, फटे कोई अपना बना लिया स्टाइल, है ना। तो किसी दूसरे को अब लेने के लिए फिर वो बड़े लेवल पर जाना पड़ता था। तो मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप में ही थोड़ा मुतमईन रहना सीख लिया हमने। जैसे आप मान के चलिए, आपने कोई ब्रांड पहना है, हमने अपना ही डाल दिया, बस उसको ही बता दिया ये हमारा ब्रांड है। बस उसमें खुशी रहे। एग्जैक्टली, है ना। तो हर छोटी बड़ी चीज में खुशी इंपॉर्टेंट है। नहीं, मजबूरी है ना। फिर जब आपके पास नहीं है, या तो चोरी करना पड़ेगा, या तो कुछ और करना पड़ेगा। बेहतर है जितना है उसमें ही खुश रहो, है ना। और अल्लाह से शुक्र उसी में करो। मुश्किल होता है, कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है।
बस वक्त को बेहतर करना है, हमने वक्त निकालना नहीं है, वक्त जीना है। करेक्ट, जीना है। अगर निकालने के लिए आप यहाँ पर है ना, तो फिर मजा नहीं है जिंदगी का। वक्त को अगर जियोगे ना, वो लम्हे बड़े खूबसूरत होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूंगा, मैं वो इंसान हूँ, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना कुछ सालों को, तो मैं बड़ा खुश, प्राउड फील करता हूँ। मैं कभी कोसता नहीं हूँ कि मैंने कभी गलत किया। हाँ, एक बार जिंदगी में थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि यार मैंने ये बहुत पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, बचपन में ही। बस इतना थोड़ा कभी कभी वो होता है, अगर बहुत पहले किया होता, अगर 14 में MLA बना होता, बस इसका थोड़ा कोशिश मैंने की, करेक्ट, बना नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप में ना एक रह जाता है वो। हाँ, नहीं मतलब सवाल खड़े नहीं होते मैंने पीछे क्या किया अपनी जिंदगी में। करेक्ट, बस इतना फील आता है यार उस टाइम भी मैंने इससे बड़ी पहले ही कोशिश शुरू की थी। करना चाहिए था। बट मैंने 2014 में MLA का इलेक्शन लड़ा, है ना। हारा क्यों था? अरे तब वो माहौल नहीं था, लोगों को लग रहा था बच्चा है, कर रहा है कोशिश, मगर ये नहीं सोचा। देखिए, जो बात आपने पहले की थी, हमारे यहाँ कोई एक MLA था, DC रहा है वो, उसका नाम है कुछ, PDP का था वो, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से। 2014 की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं 14 में चुनाव में खड़ा हुआ, तो शाम का वाकया है, और आपके पहले सवाल का जवाब इसी में छुपा है। अब मैं यूं ही खाना खा रहा था होटल पे, तो शाम का टाइम था, सर्दियों का मौसम था, मेरे को तंबी कमीज लगी थी, खाली बास्केट लगी थी, सर्दियों का मौसम था। अब मैं खाना खा के बाहर निकला, गल में शाम के 7-8 बजे से, इतने में एक आदमी मुझे पीछे जोर से आवाज देता है। उसको शायद किसी ने बोला कि ये भी एक कैंडिडेट है, बुलाया। मैंने सोचा होगा कोई जान पहचान वाला, तभी बुला रहा है, और मैं भी रुक गया नॉर्मली। वो आके तो मेरे कंधे पे यूं हाथ डालता है, और महाराज सब क्या, महाराज नहीं, साहब नहीं बोला, और महाराज क्या हाल है, ठीक हो, खैरे से। मैंने भी हाँ से हाँ मिलाई। अब रात के अंधेरे में कौन पूछता है कौन है, मैंने बोला होगा कोई। कहता आपसे बात करनी है, मतलब जस्ट नॉर्मल कर रहा है, जैसे हम पुराने दोस्त हों, यार दोस्त था, मगर मुझसे उम्र में बड़ा। कहता आपसे बात करनी। मैंने बोला क्या बात? कहता यार एक बात बताऊं, आपसे ना कोई मिलना चाहता है। मैंने बोला कौन? कहता फलाना साहब, वो PDP का, उसका नाम महबूब, शायद इकबाल नाम उसका। कहता महबूब साहब, मेरे कंधे पे उसने बाजू रखा है, कहता उसको आपसे बात करनी है, आप एक काम करिए, आप उनसे एक बारी बात कर लीजिए। मैंने बोला क्यों? कहता वो उठे हैं कैंडिडेट, और आपसे कुछ बात शात करके, तो मुझे लगता है आपको तेरे को महबूब साहब से जुड़ जाना चाहिए। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो उसने ये सारी बातें बताई ना, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, और मुझे गुस्सा बहुत आया। फिर मैंने उसकी दाढ़ी की ओर देखा, थोड़ा दाढ़ी भी ज्यादा थी, उम्र में भी बड़ा था। फिर मैंने उसको बोला पहले हाथ हटा। हाथ हटा मेरे कंधे से। फिर मैंने उसको बहुत कुछ सुनाया। मगर वजह ये थी, उसको मैंने सबक भी पढ़ाया, शायद वो अगर इस पॉडकास्ट को देखेगा उसे याद आएगा। वो थोड़ा हैरान हो गया, मतलब जो ही कांधे पे था। फिर मैंने ये सारी चीजें की, तो फिर जब मैंने रिएक्ट किया, तो मैंने गुस्से से उसको बहुत बोला। मैंने बोला हाथ हटा, निकल। तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला जो बंदा इधर है ही नहीं, उसको तो बोलता है साहिब, और जिस बंदे से तू बात कर रहा है उसके कंधे पे रख रहा है हाथ, और मुझे बोलता है तू। और जिस पोस्ट के लिए वो तेरा बॉस खड़ा है, उसी पोस्ट के लिए मैं खड़ा हूं, और मेरी उम्र क्या है और उसकी उम्र क्या है, तुझे समझ नहीं आ रही? मैंने बोला वो 60 साल की उम्र में तुझे ये बात बता रहा है मुझे चुनाव लड़ना है, और मैं तुझे बता रहा हूं इस उम्र में, बचपने में, कि मुझे चुनाव लड़ना है, और तू उस आदमी के लिए मुझे रोक रहा है। अरे मुझे रोक रहा है और उसको साहिब बोल रहा है। अरे कौन है वो, क्या है वो? ये जहनियत के लोग जब माशरे के अंदर होंगे, तो तब कहां बनता है इंसान। फिर उसको मैंने एक बात समझाई। मैंने बोला जिसको 60 साल के बाद ये अकल आई, वो मेरे से मुकाबला क्या करेगा। और मैं वो शख्स हूं जिसने अपनी जवानी दाव पे लगाकर आवाम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हुआ हूं। बेहतर यही होगा उसको छोड़, मुझ पर तूने हाथ डाल दिया, मुझे खुशी है। और जिसको पीठ के पीछे भी तू साहिब बोल रहा है, सोच जिस दिन वो बन जाएगा, वो तेरा क्या सुनेगा। बेहतर ये है कि लीडर मैं बन सकता हूँ, जिसके साथ तो तू तड़ा के बात करे, लेकिन जिसको पीठ के पीछे भी जनाब बोलना पड़े, फिर वो जनाब कहीं दिखे ना। बेहतर ये किनारा कशी कर ले, इधर आ जा। और उस वक्त ये मामलात रहे, और लोग इस बात को नहीं समझते।
क्योंकि लोग कुर्बानी चाहते हैं और वक्त कुर्बानी मांगता है। हमने फिर 15 साल दिए जिंदगी के, 10 जिसमें से 10 साल हमने मेहनत करी। मेहनत क्या की, अपनी जिंदगी दी। और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि, हाँ भरोसा था, लेकिन ये चाहनी थी कि ऐसे बनूं वैसे बनूं। उसके साथ मंजिल पे जाने का शौक था, जिद भी थी, लेकिन ये नहीं था कि किसी के दूसरे के सहारे से या गलत तरीके से उस मंजिल तक पहुंचूं। ये कभी शौक नहीं रहा। जब भी था कि जाऊंगा तो ऐसे ईमानदारी से जाऊंगा, वरना चाहे जिंदगी लग जाए जाऊंगा नहीं। क्या बात है ना। और ये मैंने ठान ली थी। और ये एक जमाने में बड़े ऑफर भी आए, आप उस पार्टी से आओ, आप उस पार्टी से आओ। मैंने बोला नहीं। किन पार्टी से ऑफर आए थे? सबसे मैं 2020 में डीडीसी जब बना था, तो तब भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से, आप हमारे साथ। मैंने बोला आपके साथ जुड़ ही नहीं सकता हूँ। आप दलाली के लिए बोलोगे, महराज हरामगिरी करेगा नहीं, और मैं किसी का गला घोंटूंगा नहीं किसी के मफाद के लिए। और ये चीज ये बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि इनको बॉस के साथ, इनको चोरों के साथ वास्ता पड़ता है, हमारा है ही नहीं। और ना हम किसी को खिलाएंगे ना पिलाएंगे, बस अपने लोगों का जो ख्वाब है उसको पूरा करेंगे, और जो उनका हक है उसे हम छीनने नहीं देंगे। और उस मामले में ये लोग डरते हैं, क्योंकि उनको चंदा आता है, इनको बड़े लोगों का इज्जत चाहिए। हमको इज्जत, जैसे अभी पहनावे पे बड़े सवाल होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे लोग ऐसे पहनावा डालकर चलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई बोलता है आप ये लगा कराओ, आप वो लगा कराओ। ये चीजें नहीं है। तुमने जिन लोगों को इज्जत, जिन लोगों के कपड़े अच्छे हैं, वो तो खाते क्या है? कुत्ते से बदतर मांस खाते हैं वो। अरे जिसका पहनावा अच्छा है, जिसका पोर्टफोलियो है, उसकी पहचान तो कर लीजिए, उसकी औकात क्या है। अरे सूट बूट पहन के गाड़ी में चलने से आपकी इज्जत नहीं होती है। आपकी इज्जत आपके किरदार में होती है, और किरदार को तो तुमने नीलाम किया है। वो तो तुमने गरीबों के खून में ऐसे ही लताड़ दिया। आपके पाँव के नीचे गरीबों का खून, और जो तुम्हारे बदन पे ये कपड़े होते हैं, वो तो गरीब से छीना हुआ निवाला होता है। आप नहीं। और जो इनके अमीरों के बच्चों के गाड़ियां होती है, इनके शौक होते हैं, मालदार होते हैं, वो भी गरीब के खून पसीने की कमाई होती है। ये चीजें नहीं है। जब तक नहीं ये बदलाव आएगा, तब तक लोग नहीं समझेंगे। और मुझे लगता है आप लोगों का भी इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, बस माशरे को बदलाव में लाना है। करेक्ट। नौजवानों को खड़ा करना है। फिर जो चीज सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, इन सवालों को जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आपको ये जमीनी सतह पर देखने को मिलेंगे। करेक्ट। अगर हम अभी की बात करेंगे ना, कश्मीर मोर लाइक उड़ता पंजाब बनते जा रहा है। ड्रग्स की अगर बात करेंगे, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा पेंडेमिक है पूरे जम्मू कश्मीर में अभी के टाइम पे। हाउ डू यू सी इट? एजुकेशन। जैसे आपको एजुकेट करना है। जैसे आप करते हैं नशा, मैं करता हूँ। जब आपको पता है नशा करने से क्या होता है, अरे एक कौन सी जिंदगी जी रहे हैं कि जो नशे में, उससे तो मरना बेहतर है। मैं कहता हूं कि जिंदगी देखने का नाम है, जीने का नाम है। और नशा आप ऐसे ले रहे हो कि जहां आपको होश ही ना रहे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। नशा ऐसा रखो कि आपको नींद ना आए, आप दुनिया के काम को बेहतरी से करें। और इस नशे को छोड़कर, देखिए ये बुरी चीज है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। अच्छी चीज की लत जब इन्होंने लगने ही नहीं दी। आपको पता है इंजेक्शन करते हैं। अरे मैं तो डरता हूँ। मुझे अभी टेस्ट करने को बोला था, कह रहे थे यहाँ पे करेंगे। मैंने बोला नहीं। अब जो आदमी खुद अपने आप से इंजेक्शन लगाता है, फिर ड्रग्स लेता है, फिर झूमता है, नाली में गिरता है, कमरे में सो जाता है। अरे सोना जिंदगी नहीं है। फिलहाल आप लोगों को, नौजवानों को ये बात बताओ कि जिंदगी क्या है। डिप्रेशन का शिकार इन्होंने बनाया, लेकिन उस डिप्रेशन से लड़ना सिखाना वही तो हम कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, मुझे आपने कहा कि आप अगर ऐसा फेल करते हैं क्या करते हैं। अरे मैं लेता ही नहीं हूं टेंशन, मैं लड़ता हूं। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है मैं नहीं सोचता हूं। और हमारा जो ड्रग्स लेने की वजह है, हमारा यूथ बगल वाले हमसाये के लड़के को देखकर बोलता है यार इसको गाड़ी मुझे भी चाहिए, और अगर ना मिली तो ड्रग्स कर लिए। अरे अगर उसने किया है ये उसको पूछ तूने कैसे किया। करेक्ट। सीखो, अच्छी चीजें सीखो। आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा है, और वो बेचारा सोचता ही नहीं है आपके बारे में, उसको टाइम ही नहीं है। अरे वो आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपका जहन ये बोलता नहीं ये मेरे बारे में सोचता है, फिर ये ऐसा सोचता होगा, इसके घर वाले मेरे लिए ये बोल रहे हैं। वो बोलता ही नहीं बेचारा। और जो आपके जहन में बातें आती हैं, जो सोचते हैं आप वो बोल रहा है, वो आपके बारे में कुछ नहीं ऐसा बोलता है। तो ये चीजें लोगों को बतानी है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मेरे से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आम आदमी हूँ, कोई प्रॉब्लम। हाँ वक्ती तौर थोड़ा हंस लेंगे, थोड़ा मजाक कर लेंगे, चलो बस चिल, बात खत्म, और कोई टेंशन नहीं, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
तो ये जो डिप्रेशन जानबूझ के नौजवान ले रहा है ना कि उसके पास ये है तो फिर ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, फिर वो वैसा कहेंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहता, कोई आपके बारे में बुरा नहीं सोचता। अगर कोई सोचता भी है तो किसी के सोचने से किसी को क्या फर्क पड़ना है, पढ़ना भी नहीं चाहिए और अपने को पड़ता ही नहीं है। मेरे बारे में क्या क्या लोग सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मुझे तब फर्क पड़ता है जब मुझे एहसास होगा कि मैं गलत हूँ। जिस दिन मैं गलत होता हूँ उस दिन मेरे को तकलीफ होती है। पीठ के पीछे लोग अगर बोल रहे हैं तो मेरे बारे में बुरा अगर बोल रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपना बेस्ट कीजिए, आप अगर राइट ट्रैक पे हैं आप चलिए, तो ड्रग्स कोई हल नहीं है। ये नौजवानों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। और इसके फायदे असल में मकसद यही है कि अच्छा रास्ता कोई नहीं दिखा रहा है और बुरे रास्ते को आसानी से लिया जा रहा है। अभी शराब की बोतल लेनी है 500 700 या 1000 रुपए की है, अरे ऐसी चीज पीनी है जिससे इंसान ही बेहोश हो जाए और उसके लिए पैसा खराब करना क्यों भाई, क्यों? उससे बेहतर अगर नींद नहीं आती काम करो। अरे काम करो, मैं तो कम सोना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दुनिया को ज्यादा देखना चाहता हूँ। अभी मेरी जिंदगी इतनी बड़ी हो गई, आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने नींद में गुजारी है। अरे फायदा क्या, जो सपने अभी भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जब होश में था तब मैंने ऐसे ऐसे काम किए। बहुत कम, मैंने दिन के अंदर 1 घंटा अच्छा काम किया होगा। अगर आप टटोलोगे ना खुद को 1 घंटा या 2 घंटे, बाकी तो उम्र अगर किसी की 20 साल है 25 साल है, आधी जिंदगी तो वो सोया है और वो क्या सो कहता है कि मेरी उम्र ये है। उसकी उम्र नहीं है कुछ भी। अगर आप गिनती करोगे ना 30 साल का आदमी भी आपको 1 साल का दिखेगा, पता कर लेना। 30 साल का आदमी 1 साल या 2 साल का होगा। हो सकता है उम्र से बड़ा हुआ है, लेकिन सोया कितना है पता कर लो। अगर सोया उसने ज्यादा है तो वो जिंदा थोड़ी है। और वो ये थोड़ी कहे कि मेरी इतनी उम्र है, मेरा इतना ये है। अगर किसी ने अच्छा किया है 1 घंटा भी दुनिया के अंदर या 1 दिन के अंदर, तो उसे आप अच्छा कह सकते हैं। तो नौजवानों को ये समझाना है जिंदगी बड़ी कीमती है, मरना तो वैसे भी है, लेकिन आप कैसे जिएंगे इस जिंदगी को वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। मैंने सोशल मीडिया पे कल मैंने एक पोस्ट किया था कि आप मेरे शो पे आ रहे हैं कि अगर आपकी कुछ सवाल है आप पूछिए। किसी ने एक लाइटर नोट पे पूछा था कि इनसे पूछे ना आपको दबंग एमएलए क्यों कहते हैं। आपने फिल्में देखी है? देखी है मैंने। हर फिल्म में हीरो, जब फिल्म चलती है ना, फिल्म चलती है, जैसे मैंने भी देखी है, इंस्पायर तो मैं भी हुआ हूँ क्योंकि बड़ा शौक था। जब हीरो का रोल आता था ना, चाहे वो मुश्किलों में होता था, लेकिन देखने वाले को पता था इसके साथ हुआ क्या है, ठीक है। और जो देखने वाला था वो भी चाहता था यार हीरो जीते। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। चाहे उसको फिर किसी से लड़ना पड़े, किसी से भिड़ना पड़े, किसी को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो जानता था ये फिल्म के अंदर ये सीन हुआ है और इसके साथ ये गलत हुआ, इसके पीछे पॉलिसी हुई है, ये है वो है। तो फिर एट द एंड क्या होता है, मुश्किलों के बाद हीरो जीतता है। तो उसके स्पोर्ट में हर कोई होता है। देखिए जो फिल्म देखने वाला, मैं तो एक मूवी की बात कर, लेकिन ये रियल लाइफ है, ठीक है। रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब हम रियल लाइफ में वैसे, ठीक है। अगर मैंने फिल्में देखी है तो फिल्मों के अंदर जो रोल रहा होगा, यकीनन उस रोल को मैं टच कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बदलाव वैसे ही आता है, क्योंकि जैसा दिखाया गया। और हकीकत में फिल्में ऐसे नहीं बनती है, हर फिल्म बनाने के पीछे एक वजह होती है। करेक्ट। और उसके पीछे जो सबक होता है, अगर वो कोई सुन ले ना, गाने सुनने से पहले अगर उसका मकसद समझ आ जाए ना, तो यकीनन बदलाव आएगा, है ना। तो जब हम उस किस्म का वो काम करते हैं तो यकीनन एक, अब बहुत सारे लोग, अब ये नाम तो शायद लोगों ने दिया, आप ही बोल रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बट जी हम ऑनेस्टली वो काम कर रहे हैं और हमारी जो मूवी है ना वो लोगों के सामने अभी घूम रही है। करेक्ट। आपको थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जमीन पे महराज का किरदार दिख रहा है और जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे जानते हैं, तो उसे आप किस चीज का नाम दें मुझे नहीं पता है, बेहतर होगा। ग्रेट। और आपने रीसेंट मूवीज कौन सी देखी है? खुद टाइम मिलता है मूवीज देखने का? शायद तो नहीं। कोई देखी थी, याद तो नहीं। अभी दिल्ली में शायद जब थे तब देखी थी। अच्छा। याद नहीं कौन सा। ओके, सो आप मेजरली किन किताबों को पढ़ते हैं, किन बुक्स को आप मेजरली पढ़ते हैं, या किन शायरों को आप मेजरली पढ़ते हैं? अपनी किताबों को खोले, हम अपनी जिंदगी के पन्नों को खोलकर दुनिया के उन किताबें नहीं पढ़ी है, बस दुनिया के हालात जानता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसका शौक रखता हूँ। अगर मैं इतिहास को पढ़ने लग जाऊं तो लिखेगा कौन? क्या बात है ना, लिखेगा कौन? अरे इतिहास, मजा आ रहा है।
इतिहास पढ़ने से बेहतर है कि वक्त के हालात देखो और इतिहास देख डालो। करेक्ट। ठीक है, इतिहास लिखना बड़ा जरूरी है। देखिए, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन इस इतिहास के वक्त के दौर को इतिहास में पढ़ा जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जब हम नहीं होंगे तो एक वक्त आएगा, जमाना आएगा, उस इतिहास के पन्नों में हमारा एक नाम हो, क्योंकि पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो लिखने वालों की कम है। बेहतर यही होगा, अपनी किताब के पन्ने खोल दीजिए, आवाम की मुसीबतें और मुश्किलों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसकी बेहतरी के बारे में सुझाव क्या हो सकता है, आप कदम क्या उठा सकते हैं, उन पे काम कीजिए। बेहतर यही होगा। करेक्ट। तो कुछ शायरी आप पढ़ते हैं या कुछ नहीं। कुछ शायरों को आप पढ़ते हैं? कुछ नहीं, बचपन या में कुछ मौका लिखते हैं मिला आप? था, कुछ लिखते हैं आप? लिखा करते थे पहले, बस यही वक्त के हालात पे। जैसे सुनना चाहेंगे, कुछ याद है? नहीं, याद कुछ नहीं है, बस एक डायरी है जो कहीं पे पड़ी हुई है, उसको जब ढूंढेंगे उसमें कुछ गजलें लिखी थी हमने। हाँ। बड़ा अच्छा लगता था। और वो कभी किन के लिए लिखी थी वो गजलें आपने? वक्त के शायद हालात भी होंगे, अपने कुछ हाँ। जिंदगी के मामलात भी थे, तो उसको खोला नहीं है, लेकिन एक कोशिश करूंगा जब कभी मौका मिलेगा उसे ढूंढ कर खोलेंगे और पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे। जरूर। किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, बस हालात को बदलने का ख्वाहिशमंद था। बहरहाल एजुकेशन भी चलती रही और लड़ाई भी साथ चलती रही, तो राइट। किताबें पढ़ने का या गजलें, किस्से, कहानियां, जैसे फिल्में देखना, ये सच्चाई मैं इसलिए नहीं देखता था कि मुझे क्या है, मैं इसलिए देखता था ये करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। करेक्ट। मैं उसके मकसद को असली में बहुत पसंद करता था, और मुझे लगता है सबको ये चीजें। और गाने बहुत कम सुनता था मैं, लेकिन मैं उसका वो जो कहानी होती थी ना, उसको बड़ा गाने फॉलो की। करता था। तो वो ये गजलें वजलें ये तो ऐसे मुझे याद भी नहीं रहती है, अशार वगैरह। ग्रेट। सो जब आपने शुरुआत की, ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स का काफी साथ रहा होगा, सपोर्ट रहा होगा। नहीं, क्या कहते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स का अभी तक साथ नहीं है। अभी तक नहीं? क्या कहते हैं? देखिए, ये काम बस मौत से जब डर लगने लगता है, खोने का डर लगता है, तो फिर कोई भी आपको साथ नहीं देता है। जिंदगी की अहमियत का जब पता नहीं होगा तो अच्छाई के लिए कोई भी साथ नहीं देगा। हाँ, तो खौफ होता है क्या ये काम में थोड़ा मुश्किलें हैं, तो मुश्किलें कोई उठाना ही नहीं चाहता है ना। जैसे मैंने कहा, लोग जी रहे हैं मरने के लिए, मर कौन रहा है जीने के लिए? करेक्ट। है ना। तो मैं तो जीने के लिए मर रहा हूँ, है ना। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं करूँ। तो फैमिली का इसलिए सपोर्ट नहीं रहा था क्योंकि ये काम हमारा नहीं था। आज भी जब आप देखेंगे, पेशा हमारा अलग है, बिगड़ी को बनाने का वो जो हमारा पेशा रहता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। इस फील्ड को मैंने खुद चुना, लोगों ने माना नहीं, परिवार ने माना नहीं। हो सकता है उनके दिल में खुशी होगी, लेकिन वो अब ये चाहते हैं कि अगर बन गया तो अब कुछ मत कर, है ना। लड़ो मत। उनका ये इंटेंशन है कि बस बन गया काफी है, लड़ो मत, लड़ो मत। लेकिन मेरा वो काम नहीं था ना, मैं इसलिए नहीं आया था। ये इस फील्ड को चुनना मेरा अपना मकसद रहा है। उनकी खुशी इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि हर जगह आपके माँ बाप सही नहीं होते और हर जगह गलत नहीं होते, क्योंकि विजन के हिसाब से, है ना। जैसे आपके माँ बाप ने ये काम नहीं किया, नहीं, उनने भी नहीं माना होगा, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है हर बार वो सही है। लेकिन फिर करने के बाद उनको खुद को साबित सच्चा करना बड़ा इंपॉर्टेंट exactly. है। और ये मेरी जिंदगी है और ये मुझे जीनी है ना। मुझे अपनी जिंदगी का अगर हिसाब देना है तो मुझे इसके बारे में खुद तय करना है। माँ बाप बुरा नहीं चाहते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बात उनकी समझ में आ जाए कि बेहतर क्या है, सही क्या है। और हमने इस फील्ड को चुना, मैं तो अपने माँ बाप की बात कर रहा हूँ, बट उन्होंने कभी कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, लोग किसी के नहीं, और बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। और जो 10 साल का वक्त रहा मेरा, वो बहुत टफ रहा, और उसमें घर की डांट है, लोगों के ताने, है ना, फिर इलाके की दुश्मनी, है ना, बड़े लोगों के, नेताओं के मतलब सवाल, ये बच्चा, ये वो। तो फिर भी जब चुनाव आना, फिर बिना पैसे के चुनाव लड़ना, और 8,000 में एमएलए का चुनाव जब लड़ने के लिए आया था, 8,000 जेब में था ना, तो कितना टफ रहा होगा। परिवार में लोगों को यकीन नहीं था। सपोर्ट तो नहीं है, बस मुश्किलें हैं, टेंशन थी, आज भी वही सोचते हैं, लेकिन हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, कामयाब है। राइट सर। पॉलिटिशियंस पैसा कैसे कमा पा रहे हैं? क्योंकि मेरे जहन में ना काफी समय से ये सवाल है। अभी
आपका ये चल रहा है ना, हाँ हाँ इसको बंद करवाएंगे, ठीक है, सीज कर देंगे, कमा लिया, ठीक है, किसी को अंदर करवा लिया, कमा लिया, ठीक है, किसी की जगह को डोजर लगा लिया, कमा लिया। सिस्टम है ना इनका ये, जैसे दलाली कह सकते हैं। हाँ, चला तो आप रहे ना, आपका है, बाकी तो मैन पावर अलग है ना। असली आप तो पॉलिटिशियन है, जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है पॉलिटिशियन कर। अब वो कहाँ जाएंगे, बाहर किसको जाना है, आप बोलेंगे बाहर जाओ, वहां से लाओ, लाएंगे। अगर आप बोलेंगे इनको कुछ और लाओ तो लाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ काम करना है। करप्शन करने के लिए आप तरीके मत सोचे क्या है, ये अलग अलग जवाब करप्शन है। हाँ नहीं, आपने सवाल ही क्या पूछा था कि पॉलिटिशियन पैसा कैसे कमा पा रहे हैं। अच्छा, कमाना क्या है आप अब बोलेंगे करप्शन से, नहीं तो बिना करप्शन के कहाँ बनेगा। Exactly. काम से भी बनता है, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है, yeah. लेकिन अगर कोई करप्शन नहीं करता है, लेकिन गरीब का वक्त चोरी करता है, गरीब के वक्त के साथ खेलता है, करप्शन ही उसे आप कह लीजिए, ये उस दलदल में फंसे हुए हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जेन्युइनली मजा आया। सो आपको कैसा लगा हमारा इंटरव्यू आज? मजा आया आपको? गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी तो है ही ना, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट क्राइसिस है रादर। अच्छा देख, ऐसे तो इंटरव्यूज रोज होते हैं, बट करेक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर के यूथ को लाइए। करेक्ट। अगर आप मुझसे इसका पूछना चाहेंगे, सड़क से उठाकर उसको यहाँ पे बिठा लीजिए, यूनिवर्सिटी से उठा के, या कोई पढ़ा लिखा यूथ जो ओवर एज हो गया उसको यहाँ पे बिठाइए, या जो माशरे के अंदर ईमानदार है उसे उठाकर यहाँ पर उनके साथ बात करना। एग्जैक्टली, वो हम कर रहे हैं। राइट राइट राइट, वो आवाम को सुनाइए। मैं तो एक आम, मैं तो आप मान के चलिए मैं पॉलिटिशियन हूँ, बोलेंगे ये पॉलिटिशियन मेरा जरूरी नहीं है, आप एक आम आदमी को यहाँ पर बिठाइए, जरूरी है। मुझे तभी अच्छा लगेगा कि मेरा यहाँ पे आना, आपके साथ डिस्कशन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। और अगर ये चीजें होगी, जब आप आम आदमी से पूछेंगे ना, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, बस उसको यहाँ से बूस्ट कर देना, और मेरे बारे में जरूर बोलना। उसने बोला है कि कोई भी काम, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। किसी ने बड़ा खूब कहा, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। और जिसके पास पाँव है, जिसके पास बाजू है, जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास वजूद है, जिसके पास दिमाग है, वो गरीब नहीं है। और वो इस बात का एहसास ना कराए कि मैं मजबूर हूँ। अगर वो मजबूर है तो अपनी सोच से है, वरना अगर उसके पास जुबान है तो पूरी ताकत के साथ जालिम के खिलाफ जब खड़ा हो जाएगा, दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी। तो इन लोगों को ये कोशिश कर लीजिए, नौजवानों का लेकर आइए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपके बारे में, इसके बारे में बताएंगे, आपका पॉडकास्ट कैसा रहा और आपका साथ वक्त कैसा गुजारा। बहरहाल अच्छे लोगों की जरूरत है, उनको निकाल कर लाइए, और एक नया जम्मू कश्मीर बेहतर बनाएंगे। आपने सिर्फ 40-50 का पॉडकास्ट करना है, जो अच्छे लोग हैं, बात खत्म। हमने 200 की है, अब जिसकी मांग डिमांड हमारी ठीक है, जरूर जिसकी डिमांड हम करते हैं उसमें 40-50 लोगों की जरूरत है। और अगर वो लोग आप ढूंढ पाए, ईमानदार, अच्छे और अच्छा विजन रखने वाले, छोटी सी ख्वाहिश है बूस्ट करने के लिए, उनको वो जो भी चीजें होंगी उसको हम करेंगे। बहरहाल चलो जी, महराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि महराज साहब भी कह रहे थे कि हमें बात करनी चाहिए हमारे यंगस्टर्स के साथ, लेकिन हम वो कर रहे हैं। आप हमारा जो ऑडियो पॉडकास्ट है वो आप सुन सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना पे, और हमारे वीडियो पॉडकास्ट को भी इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई इंस्पायरिंग कहानी है कि जिनको यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहिए, आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको मेल करना होगा mushcrackers@gmail.com पे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस पॉडकास्ट इज प्रेजेंटेड बाय HK Hyundai।